अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 9 वेव्स एंड एनर्जी शुरू करते हैं जी। सबसे पहले वोकैबुलरी के ऊपर आ जाते हैं। मैकेनिकल वेव्स, ऐसी वेव्स जिसको कि कोई मटेरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। मटेरियल मीडियम से क्या मुराद है कि जिस चीज़ के ऊपर उसने तैर के जाना है, जिस चीज़ के ऊपर उसने ट्रैवल करके जाना है उसे मटेरियल मीडियम कहते हैं। जैसे साउंड वेव्स हैं, इनको मटेरियल चाहिए, क्या मीडियम है? एयर है। क्या है? एयर है। इसी तरह से बास जगह पे वाटर होता है जो मटेरियल मीडियम का काम करता है। कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो तैर के जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। इसके मुकाबले में होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी वेव्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिव। अब इनको कोई मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता है, ये किसी भी ज़रिए के बगैर डायरेक्ट हमारे पास पहुंच जाती है। इसकी मिसाल है सनलाइट। क्या है? सनलाइट। अब एक सवाल पैदा होता है अक्सर कि सूरज से रोशनी तो पहुंच जाती है, तो ये भी तो बताया जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं और हर वक्त, ठीक है, जिसकी की मतलब है कि जो शुआएँ हैं उन्हीं की मदद से ये सारी लाइट हम तक पहुँचती है। तो उन धमाकों के बाद हम तक क्यों नहीं आती? तो उसकी वजह यही है कि जो ये अल्लाह पाक का बनाया हुआ निज़ाम है कि वो चीज़ हम तक ना पहुँचे और हमारे कानों को नुकसान ना पहुँचाएँ। क्योंकि साउंड वेव्स जो हैं उनको चाहिए मटेरियल मीडियम चाहिए, जबकि स्पेस के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिस पे साउंड वेव्स ट्रैवल होकर करके हमारे पास पहुंच सकें। इसलिए जो साउंड वेव्स हैं वो हमारे पास नहीं पहुंच सकती, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि लाइट है हमारे पास पहुंच जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्लियर हो गया जी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेवलेंथ। क्या है जी? वेवलेंथ। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब जहाँ इस टॉपिक पे पहुँच जाएँ। फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, क्योंकि एक ही चीज़ फिर बार बार डिस्कस होती है तो जो टाइम होता है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज थोड़ी सी चेंज करते हैं। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। तो आपको पता है कोई भी काम करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो अब कैसे पता चला कि साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी? तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। अगर कोई जेट जहाज़, जेट एयरक्राफ्ट बहुत लो फ्लाइंग करता हुआ हमारे घरों के ऊपर से गुजरे तो क्या ख्याल है, जो खिड़कियां वगैरह हैं उनकी आवाज़ आती है नहीं आती? शीशों वगैरह की, जब दरवाजे वगैरह हिलते हैं नहीं हिलते? तो देखें वो कहाँ से, वो सारा साउंड का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? साउंड का है। और वरना कौन सी चीज़ है जो इन खिड़कियों को टक 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 करके इनकी आवाज़ें आने लग जाती हैं या दरवाजे हिलने लग जाते हैं? ये किसका इफेक्ट है? साउंड का। तो इसका मतलब है साउंड में एनर्जी मौजूद है तभी वो ये काम कर पाता है, ठीक है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है, जब कोई चीज़ क्या करती है? वाइब्रेट करती है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगी, यहाँ पे इसका जो ऊपर वाला डायफ्राम है ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। फ्लूट के अंदर एयर होती है। क्या होती है? एयर के ज़रिए वाइब्रेशन पैदा की जाती है। साउंड नीड्स मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। ये पहले बात हो चुकी है, ये पहले बात हो चुकी है। उसके बाद है ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर पर सेकेंड। ये बात दुरुस्त है, ये बात क्या है? दुरुस्त है। नेक्स्ट क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। ये बात भी क्या है? दुरुस्त है। और स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन, आयरन या सॉलिड ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं उसमें होती है 5000 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद है साउंड कैन ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम। तो ये बात गलत है, ये पहले बात बयान हो चुकी है। ये याद रखनी है स्पीड्स। अब सवाल अगर आ जाए कि सबसे कम स्पीड किस में होती है साउंड की? वाटर में, एयर में या सॉलिड में? तो जवाब क्या होगा? किसके अंदर? एयर के अंदर। एयर 1500 नहीं 340 और वाटर क्या है? 1500, जबकि सॉलिड क्या है? 5000, ठीक है। आयरन की बजाय आप सॉलिड भी रख सकते हैं। अगर देखना चाहें कि सॉलिड में से साउंड ट्रैवल करता है या नहीं करता, तो आप कोई भी सॉलिड चीज़ पकड़ लें और उसकी दूसरी साइड पे हल्का सा टैप करें उंगली के साथ, तो आपके कानों में बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। ऐसी आवाज़ तो आपकी नॉर्मल बोलने से भी नहीं आती, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ट्रैवल साउंड है वो सॉलिड में से बड़े आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वेव्स। अब वेव किसको कहते हैं? तो जी पहले पढ़ते हैं। इफ़ वी ड्रॉप अ पेबल, पेबल छोटे से कंकर या पत्थर को कहते हैं। इफ़ वी ड्रॉप अ पेबल इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में डालें
तो क्या है, इन अ पॉन्ड किसी तालाब में, वाटर इज डिस्टर्ब, वाटर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड द रिपल्स आर प्रोड्यूस्ड इन इट्स सरफेस, और इसके अंदर रिपल्स पैदा होते हैं। लेट्स सी कि अगर मैं दिखा सकूं, ये रिपल्स हैं बेटा, ठीक है, यहाँ पे पत्थर फेंका गया है, तो ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये रिपल्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं। क्या प्रोड्यूस हुए हैं, रिपल्स प्रोड्यूस हुए हैं। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? अच्छा जी, वी कॉल देम वेव्स, इन रिपल्स को क्या कहा जाता है जी, वेव्स कहा जाता है। दीज वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस, जहाँ से आपको नज़र भी आ रहा है हर डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये MCQs में आ जाए तो आप क्या क्लियर कर सकेंगे, ये इस चीज़ को विजुअलाइज क्या करें, ठीक है, कि यार जो पढ़ाया गया था उसमें क्या चीज़ हमको दिखाई गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, दीज वेव्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस वेयर द पेबल हिट्स एंड वाटर पार्टिकल्स बिगन टू मूव अप एंड डाउन। वेव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द मैटर। अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये MCQs है, इसके अंदर मौजूद है कि वेव्स क्या करती हैं बेटा, एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। वो जो मतलब है कि मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती, ठीक है। अब मैटर क्या है, यहाँ पे वाटर है, मैटर क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो क्या वाटर यहाँ से मूव कर जाएगा? नहीं, वाटर मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करेगा और फिर अपनी जगह पे क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र कर देगा क्या चीज़, एनर्जी। अब अगर इसके ऊपर कोई चीज़ मौजूद है तो वो उस एनर्जी की मदद से इसके ऊपर फ्लोट करती हुई आगे को निकल जाएगी। बात समझ लगी नहीं लगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। आगे चलें, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। व्हाट हैपन्स व्हेन वी क्लैप, क्लैपिंग मेक्स द एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट। जो जब हम क्लैप करते हैं तो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं जो यहाँ पे इसके करीब मौजूद होते हैं वो बेटा क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं और क्या करते हैं, प्रोड्यूस साउंड, इस तरह से प्रोड्यूस होता है। अगर एयर ना हो तो हम क्लैपिंग करें तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। चांद पे जाके जितनी मर्जी तालियां बजाएं, जितने मर्जी आप कवाली करें, किसी को आवाज़ क्लैपिंग की नहीं आएगी, ठीक होगी बात। नेक्स्ट क्या है जी, वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, वेव दो किस्म की होती है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। मैकेनिकल वेव्स क्या चाहिए होता है, मटेरियल मीडियम। तो मटेरियल मीडियम के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब सॉलिड की एग्जांपल आपको आयरन की मिल चुकी है, लिक्विड वाटर की मिल चुकी है, गैस एयर की मिल चुकी है। टू ट्रैवल थ्रू, साउंड वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल थ्रू। लाइट वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पहले भी मैं बात बता चुका हूँ, तो इसमें और बात आपको क्लियर हो जाती है। आगे चलें, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स फर्दर दो टाइप्स के हैं। कितनी टाइप्स के हैं बेटा, दो टाइप्स की हैं। एक क्या है जी, ट्रांसवर्स वेव्स है, और दूसरी कौन सी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सी वेव है, नंबर एक ट्रांसवर्स वेव्स, नंबर टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो अब अगर साउंड के ऊपर बात आ जाए कि साउंड कौन सी वेव है, ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो अब ये इनमें भी फॉल करेगी, और मैकेनिकल वेव है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें भी फॉल करेगी। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें मैकेनिकल वेव में फर्दर फिर अगली टाइप की कैटेगरी के अंदर जाएगी। बात समझ लग रही नहीं लग रही? ये बात का हो जाता है कि यार एक तो मैकेनिकल आ गया, वहाँ पे ट्रांसफर्स भी आ गया, तो जो चीज़ ट्रांसफर्स वेव में आएगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, मैकेनिकल वेव तो होगी ही होगी। ठीक होगी बात, समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? दी वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। देखें, जिसमें के जो वेव्स के पार्टिकल हैं वो कैसे होते हैं बेटा, ये इस तरह की वेव होती है। किस तरह की वेव होती है? इस तरह की वेव होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। ये इसकी सेंटर पोजीशन है, लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो जगह क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है। ये कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। अच्छा, इसकी एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? एक रस्सी इधर से बांध दें, पोल ले लें और उसके साथ क्या बांध दें? रस्सी बांध दें। अब रस्सी को आप यहाँ से झटका दें, क्या दे दें? झटका दें, तो रस्सी इस तरह से बल खाते हुए आपको नज़र आएगी। ये किस चीज़ की एग्जांपल है बेटा? ट्रांसफर वेव्स की एग्जांपल है, जिसमें पार्टिकल की मूवमेंट जो क्या है वो किस तरह की है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है टू द वेव डायरेक्शन। जो वेव की डायरेक्शन है ये वाली है,
तो जो ये मूवमेंट होगी वो क्या होगी, ऐसे इससे परपेंडिकुलर होगी। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 1, जो इसका टॉप पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, और जो इसका सबसे बॉटम का लोएस्ट पोर्शन होता है उसे ट्रफ बोलते हैं। और ये जो क्रेस्ट से लेके क्रेस्ट तक का डिस्टेंस है, ठीक है, ये वेव है। ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक होगा बेसिकली, ये इधर निशान लगा लें, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक वेव है। ये क्या है, एक वेव है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये होती है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जो सेंटर लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, मीन पोजीशन। और जो मीन पोजीशन से लेके क्रेस्ट तक का डिस्टेंस है या मीन पोजीशन से लेके ट्रफ तक का डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, अंग्रेजी तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैंने कहा कि आपको ये सारी चीज़ें इसके ऊपर बता दूँ। ठीक है, आगे चलें। आपको फास्ट साहब समझ आ रही है? ठीक है, ये बुक साथ रखा करें प्लीज़ जब पढ़ रहे होते हैं। ये जो भी सुन रहे हैं ये प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें। जब आप इसकी देखें, जो एक्चुअल क्लास होती है उसका कंपैरिजन कभी भी आप वीडियो के साथ नहीं कर सकते। वीडियो में उस तरह से चीज़ें आपको नहीं एलेबोरेट होती हैं जो कि एक लाइव क्लास के अंदर होती हैं। लेकिन अब ये मजबूरी है, तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या है, जब आप वीडियो देख रहे हो बुक को सामने रखें, बुक को सामने रखें, और जिस पॉइंट से हम गो थ्रू हो रहे हैं वो पॉइंट आप खुद भी देखें कि क्या समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो उसकी मार्किंग कर लें। क्या कर लें, उसकी मार्किंग कर लें, और फिर आप मुझसे यहाँ डायरेक्ट क्लास के अंदर आके वो चीज़ पूछ सकते हैं, या वीडियो में कमेंट्स के अंदर ही डाल दें, तो इंशाल्लाह मैं उसका वहीं पे भी रिप्लाई आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन लाइव तो लाइव ही होता है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी, जो आमने सामने क्लास है उसका कंपैरिजन आप वीडियो क्लास से कभी भी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं जी। ट्रांसफर वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, एक कोई धागा ले लें, कोई स्ट्रिंग ले लें, ठीक है, उसको क्या करें, आप स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ पैदा होती है, ये चीज़ पैदा होती है। दीज वेव्स, ठीक है, इस तरह से दीज वेव्स ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये जो वेव्स हैं क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में चलती हैं। ये कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स हैं, ट्रांसवर्स वेव्स हैं। किस सूरत में चलती हैं जी, क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ वेव इज कॉल्ड द क्रेस्ट। ठीक है, उसके बाद है द लोएस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, अ कंप्लीट वेव साइकिल विल हैव बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ। जो एक कंप्लीट वेव साइकिल है उसमें क्रेस्ट भी होगी और क्या होगा, ट्रफ भी होगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, बेसिकली इसके अंदर क्या चीज़ है, क्रेस्ट मौजूद है, फिर क्या चीज़ आ गया बेटा, ट्रफ भी आ गया, और दोबारा आप क्रेस्ट के ऊपर पहुंच गए। क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू क्रेस्ट, ये इसे क्या कहते हैं, वेव साइकिल। क्या बोलते हैं, वेव साइकिल, जहाँ वेव बोलते हैं, वेव लेंथ भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर वेव्स कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स और ऑन द सर्फेस ऑफ अ लिक्विड। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के अंदर पैदा हो सकती है बेटा, सिर्फ सॉलिड में होंगी या क्या होगा, लिक्विड में होंगी। ये कभी भी मतलब है कि एयर के अंदर नहीं होंगी, एयर के अंदर नहीं होंगी, गैसेस के अंदर नहीं होंगी। ये मूवमेंट किसके अंदर होती है, या तो सॉलिड के अंदर होगी या किसके अंदर होगी बेटा, लिक्विड के अंदर होगी। उसके बाद टेक अ लॉन्ग स्पाइरल, देख लेते हैं इसमें। जब आप जी क्या है जी कि आप एक लॉन्ग स्पाइरल स्प्रिंग को ले लें, ठीक है, जिसको स्लिंकी स्प्रिंग भी कहते हैं। तो ये जो वेव्स हैं जो डिस्प्लेसमेंट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ वेव आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड इन अ रो बाय वाइब्रेटिंग इट्स वन एंड एज शोन। देखिए, ये देखें, रस्सी को आप अगर एक साइड से आप बांध दें और इस तरह से आप उसको झटका दें, या ये एक स्लिंकी स्प्रिंग है, ठीक है, उसको आप कहीं दूसरे एंड से एंगेज कर दें और उसको मतलब है कि डिस्टर्बेंस उसके अंदर पैदा करें, तो ये कौन सी वेव्स होंगी, ट्रांसवर्स वेव होंगी। नेक्स्ट वी हैव लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, द वेव्स in which particles of the medium wave vibrate parallel to the direction of the motion। देखें, जो मूवमेंट है वो क्या है, वेव की भी इधर ही है, और जो इसकी क्या कहते हैं, एक्चुअल जो मटेरियल है जिसके अंदर वेव्स पैदा हो रही हैं वो भी उसी तरह से उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे, पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव। जो डायरेक्शन है वेव की, जो डायरेक्शन है वेव की, जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है, दोनों की क्या होगी, पैरेलल होगी, सेम होगी, दोनों एक ही लाइन पे मूव करेंगी। इसको पढ़ते हैं।
द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पैरेलल होते हैं एक ही लाइन में इकट्ठे एक ही सिमत में। ऐसे ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी के आपस में बेटा पैरेलल हैं, एक ही साइड पे जा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब यहाँ पे आपने देखा है एक स्प्रिंग है, उसको आपने पकड़ा है यहाँ से और ये खींचा है, तो अब ये जो मूवमेंट है, ठीक है, इसको कहते हैं टू एंड फ्रो मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है बेटा? टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो आपको नज़र आ रही है ये जो डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स की मूवमेंट की डायरेक्शन है और जो वेव की डायरेक्शन है वो दोनों क्या हैं? एक ही सिमत में, एक ही सिमत में। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर ना दो हिस्से होते हैं। इसके अंदर कितने हिस्से होते हैं बेटा? इस वेव के भी दो हिस्से होते हैं। वहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ था, अब यहाँ पे क्या है? ये जो एरिया है इसको बोलते हैं बेटा कंप्रेशन। इसे क्या बोला जाता है? कंप्रेशन। और जहाँ भी ये स्प्रिंग खुल जाता है इसे क्या बोला जाता है? रेयर फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रेयर फ्रैक्शन। पढ़ लेते हैं। एडजेसेंट पार्ट ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द कंप्रेस्ड पार्ट ऑफ द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वेयर ए सडन पुल elongates a part of the spring causing a rear fraction। कि जब आप उसको खींचते हैं तो जो स्प्रिंग का एलनगेट होता है, मतलब है कि जो उसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ द स्प्रिंग जहाँ पे उसकी लेंथ में इजाफा होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा? रेयर फ्रैक्शन बोला जाता है। रेयर फ्रैक्शन के बाद कौन सी चीज़ आती है? ठीक है, रेयर फ्रैक्शन फॉलोज द कंप्रेशन। पहले कंप्रेशन होगी और फिर क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। फिर कंप्रेशन होगी, फिर रेयर फ्रैक्शन, लेकिन सबसे पहले क्या होगा बेटा? कंप्रेशन होगी। एज रिजल्ट कॉइल ऑफ द स्लिंकी स्प्रिंग स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अ चेन ऑफ कंप्रेशन एंड रिएक्शन एंड रेयर फ्रैक्शंस अपीयर टू मूव फ्रॉम free end to fixed end along the spring. In this case, the particles of the medium vibrate parallel to the direction in which waves travel. जिस डायरेक्शन में वेव्स ट्रैवल करती हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, या आप पैरेलल उसको कह सकते हैं। बात ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। साउंड वेव्स, अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताया भी था, एयर के अंदर जो गैसेस के अंदर जो मूवमेंट है वो हमेशा कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल होगी। और जो सॉलिड है और लिक्विड के अंदर है वो कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव्स हो सकती हैं। अच्छा, अब एयर के अंदर हम, क्योंकि हम जो एयर हमारी आवाज़ जा रही है वो किसके अंदर जा रही है? सिर्फ एयर के अंदर जा रही है और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या मूव करेंगी? बिल्कुल सीधी जाएंगी, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होगी। अच्छा जी, sound wave is an example of longitudinal wave. When someone beats a drum, sound is produced by the drum due to the vibration of its diaphragm. जब हम ड्रम को बीट करते हैं तो जो आवाज़ पैदा होती है वो किसकी वजह से होती है? वाइब्रेशन किस चीज़ की होती है? डायफ्राम की। वो जो उसका लेदर सा लगा होता है जिसके ऊपर वो हिटिंग कर रहा होता है, ठीक है। द रैपिड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम प्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंसेस इन द एयर। इसकी जो रैपिड मूवमेंट होती है वो एयर को क्या करती रहती है? डिस्टर्ब करती रहती है। दीज डिस्टर्बेंसेस स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, और ये फिर हर डायरेक्शन में फैल जाती हैं। जैसे पानी में पेबल फेंका था ऐसे ही हर तरफ फैलेंगी। When the diaphragm moves outward from its normal position, it pushes the nearby air particles. जब डायफ्राम बाहर को निकलता है, क्या निकलता है? बाहर को निकलता है, तो ये क्या करता है? जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हिट करता है और उनको क्या करा देता है? वाइब्रेट करा देता है। दिस क्रिएट अ हाई डेंसिटी रीजन कॉल्ड कंप्रेशन। जो कंप्रेशन होता है वो हाई डेंसिटी रीजन होता है, जबकि जो लो डेंसिटी रीजन होता है उसे क्या कहते हैं? रेयर फ्रैक्शन। ओके। When the diaphragm moves inward from its normal position, ठीक है, जब ये अंदर को जाता है तो एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं? रिलैक्स एंड स्प्रेड आउट। दिस क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो डेंसिटी लो प्रेशर जोन। दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन। एज द डायफ्राम कंटिन्यूज टू वाइब्रेट, अ सीरीज ऑफ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव आउट इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी, साउंड वेव्स और प्रेशर वेव्स। साउंड वेव प्रेशर वेव्स भी हैं, ठीक है। ग्रेटर इज द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, लाउडर इज द साउंड। तो साउंड कब लाउडर होगा? जितना कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, जितना हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी जोन में डिफरेंस होगा किस चीज़ का बेटा? प्रेशर का। किस चीज़ का? प्रेशर का। तो उतना ही जो साउंड होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। और अगर कंप्रेशर और रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस है वो कम है तो साउंड क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा, या क्या होगा? लो होगा। बात समझ लगी नहीं लगी? आगे चलें। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू द वेव्स। पहले आपको ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा भी पढ़ लेते हैं।
पहले मैंने आपको सिर्फ उर्दू में बताया था, अब उसकी इंग्लिश के साथ उसकी उर्दू भी हो जाएगी, ठीक है। क्या जी, टू स्टडी वेव्स वी कम अक्रॉस वेरियस टर्म्स, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। शो द ग्राफ फॉर साउंड प्रेशर वर्सेस टाइम। साउंड प्रेशर स्विंग्स अबाउट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन अ रीजन एज रेयरफैक्शन फॉलोज कंप्रेशन। जो साउंड प्रेशर होता है स्विंग्स अबाउट नॉर्मल, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी के आसपास होता है, उसी के आसपास होता है, उससे आगे पीछे होता है। और साउंड प्रेशर हैज़ इट्स हाईएस्ट वैल्यू एट द मिडल ऑफ कंप्रेशन। साउंड वैल्यू की सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ होगी? जब वो कंप्रेशन में कहाँ होगा? मिडल पे होगा, ठीक है। और लोएस्ट वैल्यू कहाँ होगी? जब वो रेयरफैक्शन के कहाँ पे होगा? मिडल में होगा। अगर हम ऊपर देख सकें तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये सेंटर बन रहा है तकरीबन कंप्रेशन का, ये भी क्या बन रहा है? सेंटर, और ये भी क्या बन रहा है? सेंटर। इस पॉइंट के ऊपर जो साउंड की वैल्यू होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और ये जो रेयरफैक्शन का सेंटर है यहाँ पे साउंड की वैल्यू क्या होगी? सबसे कम होगी। आगे चलें। अच्छा जी, सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड, ये चीज़ आपको पिक्चर में मेरे ख्याल में बड़े आराम से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। इसे क्या बोला जाता है? सेंटर को मीन पोजीशन। मीन का मतलब एवरेज होता है, मीन का क्या मतलब होता है? एवरेज या सेंटर। तो सेंटर पोजीशन जो है, जो वेव्स की, वहाँ से लेके इसका क्रेस्ट तक का डिस्टेंस या क्या है? ट्रफ तक का डिस्टेंस, इसको क्या बोला जाता है बेटा? एम्पलीट्यूड बोला जाता है। इसका यूनिट क्या है? मीटर है। इसका यूनिट क्या है? मीटर है, ये याद रख रहे हैं। फॉर द वेव विद लार्जर एम्पलीट्यूड द साउंड विल बी लाउडर। अब जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी ही साउंड की जो आवाज़ है वो क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। और जितना एम्पलीट्यूड कम होगा, जो साउंड होगा वो क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा बेटा? वीक होगा। बात समझ लग रही नहीं लग रही? एम्पलीट्यूड क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका यूनिट क्या है? मीटर। बेहतरीन। फाज साहब आप भी थोड़ा सा बेटा कोऑपरेट किया करें, ठीक है। अभी खफा तो नहीं है मुझसे? गुड। थोड़ा बेटा उसके साथ, ठीक है, जोश और जज्बे के साथ एनर्जी आप इसके अंदर डालेंगे तभी मतलब है कि आप दूसरों से बेहतर हो सकेंगे। वरना देख कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, मुकाबले का इम्तिहान है, तो अगर आप मुकाबला करने की पोजीशन में होंगे, अगर आप मेहनत उतनी करेंगे जितनी कि बाकी बच्चों ने की है, तो फिर तो आपको रख सकते हैं कि आप उनसे बेहतर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेहनत आपकी उनसे कम है तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार आप उनसे जीत जाएंगे, ठीक है। तो एजुकेशन इज़ नॉट बाई चांस, इट इज़ बाय हार्ड वर्क। बात समझ लग रही है बेटा? चलो शाबाश, गुड। एम्पलीट्यूड हमने देख लिया, इसके ऊपर बात हो गई। अब देखते हैं वेवलेंथ क्या है। अच्छा, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस ऑफ टू कंजेक्टिव वेव्स। अगर देखें जो रेयरफैक्शन टू रेयरफैक्शन और कंप्रेशन टू कंप्रेशन या क्रेस्ट टू क्रेस्ट एंड ट्रफ टू ट्रफ, इसे क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। अब वेव लेंथ का यूनिट भी क्या है? मीटर है। एम्पलीट्यूड का भी क्या है? मीटर है। और इसको ज़ाहिर किया जाता है किसके साथ? लैम्डा के साथ। किसके साथ बेटा? लैम्डा के साथ। तो लैम्डा लिखना जाता है ये इस तरह से जनाब अली। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है जी? फ्रीक्वेंसी। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकेंड में कितनी वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं। लेट सपोज के ये पॉइंट है जहाँ से वेव गुजर रही है, यहाँ से वेव गुजर रही है। अब यहाँ से जितनी आपकी क्रेस्ट गुजरेंगी, ठीक है, या अगर आप इस पॉइंट को मार्क कर लें तो जितनी आपकी जहाँ से क्या गुजरेंगी? ट्रफ गुजरेंगी, तो वो क्या होगी? आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। और ये कितने टाइम में? 1 सेकेंड। कितने सेकंड में? 1 सेकेंड में। तो क्या जी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स अ बॉडी वाइब्रेट्स इन 1 सेकेंड। या दूसरे लफ्जों में एक बॉडी कितनी दफ़ा वाइब्रेट करती है 1 सेकेंड में, उसे क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एफ। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। For example, if a body vibrates 4 times in 1 second, its frequency is 4 hertz. The frequency of drum band is 30 hertz, means that the diaphragm of the drum is vibrating 30 times in 1 second. Low, medium and high frequency waves are shown in figure 9-9. ये 9-9 है बेटा। अब ये देखें,
ये सेम टाइम के अंदर गुजर रही हैं, तो यहाँ पे टोटल कितनी, 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कितने जी, 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 एंड समवट 7। तो पता चल गया जी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, कि जितने 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास हो रही हैं, 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। आगे चलें। It is observed that wavelength of waves goes on decreasing with the increase in the frequency of the wave। कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ती है, तो वेवलेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ऊपर आप देख सकते हैं। अब ये देखें इसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा, ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है। अब यहाँ पे देखें, अब इन दो एरोज को कंपेयर करें, क्या लेंथ में कोई फ़र्क पड़ गया, नहीं पड़ गया। अब यहाँ पे तीसरी को देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ा है, नहीं पड़ा। तो ये चीज़ आपने नोट की कि जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ लगी है कि नहीं लगी? क्या ये अब अच्छे से याद रहेगा, नहीं याद रहेगा? ठीक है। तो ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ये इसलिए होती है ताकि आपको चीज़ अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ये फार्मूला है वेवलेंथ का, तो इसलिए वेवलेंथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। कि वेवलेंथ क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। ये किसका प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल साइन है। 1/f मतलब है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या दूसरे लफ्जों में जो कांस्टेंट है इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये एक और फार्मूला भी है। कांस्टेंट किसके इक्वल है, एफ लैम्डा के इक्वल है। द टाइम ड्यूरिंग विच अ बॉडी कंप्लीट्स वन वेव साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या चीज़ है, जितनी देर में एक वेव साइकिल कंप्लीट होगा, जितनी देर में एक वेव साइकिल कंप्लीट होगा वो कहलाएगा उसका टाइम पीरियड। अब टाइम को मैंने क्या बताया था आपको, किससे जाहिर किया जाता है, बड़े टी से। छोटे टी से किसको जाहिर करते हैं, टेम्परेचर को। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं जी, द टाइम ड्यूरिंग विच अ बॉडी कंप्लीट्स वन वेव साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इधर दोबारा आ जाते हैं इसी पिक्चर के ऊपर। अब हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है, टाइम पीरियड। अब वन वेव साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब जो टाइम इस पे लग रहा है वो क्या है बेटा, टाइम पीरियड। अब ये क्या है, अब एक और वेव साइकिल है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में जो टाइम लग रहा है वो क्या है, एक टाइम पीरियड है। अच्छा जी, इस और अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लग रहा है वो क्या है, टाइम पीरियड। ये बात समझ लग गई। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितनी वेव्स पास होती हैं एक पॉइंट में से। टाइम पीरियड क्या चीज़ है कि एक वेव कितना टाइम ले रही है, एक वेव कितना टाइम ले रही है पास होने में, नहीं एक सेकंड में नहीं, एक टाइम कितना पे, हाँ, द टाइम ड्यूरिंग विच अ बॉडी कंप्लीट्स वन वेव साइकिल इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ, अब क्या है जी, एफ इज इक्वल टू 1/t। एक और फार्मूला हमने पहले पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/f। हमने क्या पढ़ा बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/f। लैम्डा हमने क्या पढ़ा, किसके बराबर है बेटा, 1/f के बराबर है। अब दूसरा फार्मूला क्या है, f किसके बराबर है, 1/t के बराबर है, ठीक है। आप 1 के साथ डिवाइड कर देंगे किसको, टाइम को, तो आपके पास क्या निकल आएगी, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब t को इधर ले जाएं तो t किसके बराबर हो जाएगा, 1/f के, ठीक है। 1 को डिवाइड कर देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ। लेट्स से कि फ्रीक्वेंसी 25 है, हम एक अज्यूम करते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, हमें दी गई कितनी, 25 है। इसका क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड। क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड। तो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल लिया कि t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। इसी तरह से f इज इक्वल टू 1/t। तो ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे, सिंपल हो गया। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है बेटा, 25 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 25 के साथ। 125 से डिवाइड कर लें जी, टेबल नहीं जाता, 0। अच्छा जी, 1 0 लगाया, अभी भी टेबल नहीं जाता, तो एक और लगा लें, 0.04। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं, नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। अच्छा जी,
और ये न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, ये मैंने कोई 24-25 बनाए हुए हैं MCQs के अंदर, ठीक है। ये फार्मूला वाले, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि टाइम पीरियड निकालनी, फ्रीक्वेंसी निकालनी, ये चीज़ें आपको अच्छे से आती हों। ये घर में आप अपने टाइम में निकाल सकते हैं, ठीक है। और आजकल तो दौर ऐसा है बेटा कि आपको चाहिए ना प्रैक्टिस करनी है, तो क्या करें, चैट GPT को दें कि मुझे 10 सवाल दे दो किसके ऊपर, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी मालूम करने के ऊपर, वो आपको फ़ौरन बना के दे देगा, उससे आप प्रैक्टिस कर लें। हाँ यार ये तो बेहतरीन हो गया, आप समझ लगी बात की, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ही बात की समझ आती है। नेक्स्ट क्या है, अब ये चीज़ होगी क्लियर, आगे चलते हैं जनाब अली। अब ये क्या है जी, ये 1 साइकिल है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। जो साइकिल्स किसको कहते हैं, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन द फिगर अबव अ रोप वेव कंप्लीटेड 2 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है, 2। अब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, 2 फ्रीक्वेंसी हो गई। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, सॉरी ये सही से नहीं लिखा गया, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो चुकी है, 2 है। और टाइम कितना है उसके पास बेटा, क्या है जी, 1 है। तो अब आपने क्या मालूम करना है, टाइम पीरियड मालूम करना है। क्या मालूम करना है, तो टाइम पीरियड मालूम करना है। तो टाइम पीरियड कैसे बेटा हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो T इज इक्वल टू 1/f, T इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है। डिवाइड कर दें, जो आपका आ जाएगा 0.5 सेकेंड्स। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ साउंड विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो अब टाइम पीरियड मालूम करना मुश्किल आसान। T इज इक्वल टू 1/f, डिवाइड कर दें 1 को किसके साथ, 50 के साथ, ठीक है। तो हमारा जवाब क्या आ जाएगा, 0.02 सेकेंड्स। आसान है मुश्किल है। इसी तरह से अगली एग्जांपल देखते हैं, वो क्या हमारे पास, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स। ऑसिलेशन, ये पेंडुलम क्या होता है, ये मैं इस तरह की एक चीज़ बना देता हूँ। अब इसके अंदर एक घड़ियाल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक घड़ियाल लगा हुआ है। तो ये जो पेंडुलम है ऐसे है, तो ये क्या है, इधर मूव करता है और कभी इधर को मूव करता है, ठीक है। इसको ऑसिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेशन। और इसी को फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी भी। ऑसिलेशन का क्या मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ऑसिलेशन आ जाए तो आपने कंफ्यूज इसके ऊपर नहीं होना, ठीक होगी बात। वो कह रहा है कि एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है 50 टाइम्स इन 5 सेकेंड्स। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है 50, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है बेटा 50, और टाइम कितना है आपको दिया गया है 5 सेकेंड, ठीक है। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो क्या है 50 को डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ, क्योंकि हमें चाहिए होता है 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट हुआ है, 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेट हुआ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इसकी 10। ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब टाइम पीरियड मालूम करना है, तो कैसे मालूम करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास जवाब 0.01, बल्कि 0.1 आएगा, 0.1 आंसर आ जाएगा। बात ये समझ लगी कि नहीं लगी है आपको भी फाद साहब, ओके गुड, ठीक है। आसान है मुश्किल है ये चीज़। अच्छा जी, ऑल द डे लॉन्ग, थोड़ा सा आप आसान सब्जेक्ट की तरफ आ गए हैं। आसान चीज़ है, जो इस चैप्टर में ज़हनी तौर पे समझने वाली चीज़ थी वो तकरीबन क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब हम मूव करेंगे उन चीज़ों की तरफ जो रिलेटिवली क्या हैं, इजी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और समझने में बहुत आसान है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है बेटा, आप हर तरह का साउंड नहीं सुन सकते, उसकी एक लिमिट है। उसकी क्या है, एक लिमिट है। जैसे एक रस्सी है, एक रस्सी है, अब अगर रस्सी के ऊपर आप हल्का हल्का टेप करें तो क्या आवाज़ आप तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उससे कम है जितने आपके कान सुन सकते हैं। एक ख़ास रेंज से कम आवाज़ होगी तो आपके कान नहीं सुन सकते, ठीक है। तो इसी के ऊपर इसी कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। कौन सी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, वो रेंज फ्रीक्वेंसी की जिसमें कि साउंड आपके कान सुन सकते हैं। पढ़ लेते हैं। ऑल द डे लॉन्ग, सारा दिन यू हियर डिफरेंट साउंड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है तो साउंड पैदा होता है। कैन यू हियर ऑल द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस वाइब्रेटिंग बॉडीज,
यू मे थिंक सो, आप ख्याल कर सकते हैं कि ऐसा है, बट इट इज़ नॉट ट्रू। वी कैन नॉट हियर ऑल द साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। आर हियरिंग रेंज इज लिमिटेड। द साउंड दैट वी कैन हियर और कॉल्ड ऑडिबल साउंड्स। जो साउंड हम सुनते हैं उसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। हमारे कानों की एक लिमिट है, उससे कम या उससे ज़्यादा होगी तो हम वो चीज़ नहीं सुन सकते। अच्छा जी, अब ये इसी तरह की एक एग्जांपल आपको दी गई है कि जनाब अली, इसमें आपके समझने के लिहाज से कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है जो कि देखें, उसने कहा है, बता देता हूँ आपको कि टेक अ स्ट्रिंग ऑफ नियरली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, टाई योर रेजर एट वन एंड, होल्ड इट फ्रॉम इट्स अदर एंड एंड अलाउ द रेजर टू मूव टू एंड फ्रो लाइक अ पेंडुलम, काउंट द वाइब्रेशन मेड बाय द रेजर इन 1 मिनट 60 सेकेंड। अब आपने क्या किया बेटा, आपने एक स्ट्रिंग ले ली और उसके साथ क्या किया बेटा, आपने रेजर ले लिया और उसको पेंडुलम की तरह घुमाना शुरू कर दिया। पेंडुलम की तरह घुमाना शुरू कर दिया। ये है टू एंड फ्रो मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? टू एंड फ्रो मूवमेंट। ये जो अपनी जगह से कभी इधर को, कभी आगे और कभी पीछे, कभी आगे और कभी पीछे, ये कौन सी मूवमेंट है? टू एंड फ्रो मूवमेंट है। टू एंड फ्रो कौन सी मूवमेंट है? टू एंड फ्रो मूवमेंट है। कि 60 सेकंड में देखें कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी। उसके बाद है डू यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग ऑफ रेजर। तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब ये रेजर मूव करेगा तो एयर में वाइब्रेशन पैदा करेगा, नहीं करेगा, जो भी चीज़, लेकिन क्या आपको साउंड की आवाज़ आ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो इससे ये साबित हुआ कि आपके कानों की एक लिमिट है जिस तक कि आप सुन सकते हैं, उससे ऊपर आप नहीं सुन, उससे नीचे आप नहीं सुन सकते। तो अब आ जाते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स आर दोज इनऑडिबल वेव्स। इंफ्रासोनिक वेव कौन सी होती हैं? इनऑडिबल है। इनऑडिबल का मतलब है जो आप नहीं सुन सकते, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 20 हर्ट्ज से कम है। 20 हर्ट्ज से कम है। अल्ट्रासाउंडिक वेव्स आर दोज, ये भी इनऑडिबल हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी बेटा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। के का मतलब 1000 होता है। के का मतलब क्या होता है? 1000। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20 kHz, मतलब है कि 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से नीचे होगी नहीं सुन सकते, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी तब भी नहीं सुन सकते। बात समझ लगी? हाँ जी। जो नीचे वाली हैं 20 से नीचे इंफ्रासोनिक, 20,000 से ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक। बात समझ लगी नहीं लगी? अब ये मुख्तलिफ ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड ऑफ अ बॉडी दैट इज वाइब्रेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और मोर देन 20,000 या 20 के हर्ट्ज। दस ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट एनिमल्स। ये सारे ही पेपर का हिस्सा हैं। वन टू ऑल, ईच एंड एवरी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है हर एक की, इसके ऊपर एक MCQs मौजूद है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। अब डॉग है, अब इसका मतलब है कि जो आवाज़ हम सुन सकते हैं वो कुत्ता नहीं सुन सकता, ठीक है, क्योंकि कुत्ते की रेंज 40 से शुरू हो रही है, लेकिन अब ये बहुत ऊंची आवाज़ सुन सकता है क्योंकि आवाज़ की रेंज कहाँ जा रही है? 50,000 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 50,000 तक जा रही है। इसके मुकाबले में जो एलिफेंट है, अब ये काफ़ी नीचे आवाज़ भी सुन सकता है, हमसे ज़्यादा है। ये 16 हर्ट्ज तक सुन सकता है और ऊपर इसकी रेंज हमारे से कम है, ये 12,000 किलो हर्ट्ज तक जा सकता है। गोल्ड फिश ये हमारी तरह, नीचे तो हमारी तरह है लेकिन ऊपर इसकी रेंज काफ़ी कम है। डॉल्फिन जो है, अब ये इसको तो मतलब ये आप समझ लें कि बहरी है, ठीक है, क्योंकि 2000 हर्ट्ज से नीचे तो कोई चीज़ सुन नहीं सकती, लेकिन ऊपर इसकी गाड़ी बड़ी टाइट है, ये 1,50,000 किलो हर्ट्ज तक सुन सकती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो नहीं, सबसे ज़्यादा डॉल्फिन की है। देखें ये 2000 से लेके 1,50,000 तक है, सबसे ज़्यादा रेंज इसकी है। बाकी वेरिंग रेंजेस हैं, ठीक है, सबको याद करना है, ख्याल रखना है कि इनमें से कोई मिसिंग ना हो, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, थिंक ऑफ वेरियस साउंड्स यू हियर एवरी डे। अच्छा जी, इसके अंदर ये होता है कि कुछ साउंड होते हैं भारे होते हैं, कुछ क्या होते हैं पतले होते हैं, ठीक है। आवाज़ बारीक होती है, किस में आवाज़ भारी होती है। मेरी आवाज़ कैसी है? थोड़ी सी भारी है, ठीक है। इसी तरह से अब अगर मैं तैरान की आवाज़ ले लूँ तो ये थोड़ी सी क्या है? बारीक है। तो हर डिफरेंट किस्म की साउंड होती है, ठीक है। किसी की आवाज़ ऊंची होती है, किसी की आवाज़ क्या होती है? स्लो होती है, वीक होती है।
तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. लेट्स डिस्कस दैम. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड बाई विच अ श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड इज कॉल्ड द पिच ऑफ द साउंड. जिसमें आप एक श्रिल साउंड को ग्रेव साउंड से, एक भारी और एक बारीक साउंड को आपस में फ़र्क करते हैं, वो क्या चीज़ होती है, उसकी पिच कहलाती है. वो क्या कहलाती है, उसकी पिच कहलाती है. जैसे अब एक बेल है तो ये साउंड कहाँ होगी, श्रिल साउंड होगी. क्या होगी, श्रिल साउंड होगी. और जो ड्रम की साउंड है वो क्या होगी, ग्रेव साउंड होगी. लेकिन अच्छा जी, नॉट द डिफरेंस इन साउंड ऑफ अ ड्रम, नॉट द डिफरेंस द साउंड ऑफ बेल, ये होगी बात. ठीक है, ये भी वही सेम एक्सपेरिमेंट है. आपको श्रिल और ग्रेव के बारे में बताया जा रहा है, इसको आप बेशक पढ़ लीजिएगा. वी कैन कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस ग्रेव साउंड ऑफ लो पिच. जब पिच लो होती है, जब पिच क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है. जब पिच लो होती है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, ग्रेव होता है. इसी तरह से जब पिच क्या होगी, हाई होगी, तो जनाब अली जो साउंड होगी वो क्या होगी, श्रिल होगी. एक और चीज़ भी है, जो ग्रेव साउंड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है. ग्रेव साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होती है, जबकि श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो ज़्यादा होती है. ठीक है, अच्छा जी. उसके बाद अब इसी चीज़ से एक और चीज़ भी हम डिड्यूस कर सकते हैं. हमने क्या पढ़ा कि जो ग्रेव साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, लो है, और श्रिल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है. मतलब है कि अगर मैं कहूँ तो ये ग्रेव साउंड कुछ इस तरह का होगा, श्रिल साउंड किस तरह का होगा. ठीक है, श्रिल साउंड किस तरह का होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है. इससे कम एक और बात भी देखने को मिलती है, जो ग्रेव साउंड है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, जो श्रिल साउंड है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी. ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी. इसी हमने उसी चीज़ से बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए. ये चीज़ें सारी की सारी बुक में गिवन नहीं होती हैं, तो कुछ चीज़ें आपने खुद भी समझनी होती हैं. नेक्स्ट क्या है, ये मुख्तलिफ उनकी बेटा इसको छोड़ें, इसका कुछ इशू नहीं है. क्या है, आर ड्रम प्रोड्यूसेस अ ग्रेव साउंड. एक ड्रम जो होता है ग्रेव साउंड होता है, लो पिच का होता है. इट इज़ बिकॉज इट्स डायफ्राम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अ बेल प्रोड्यूसेस श्रिल साउंड. अ श्रिल साउंड इज ऑफ इट बिकॉज इट बेल वाइब्रेट्स विद अ हाई फ्रीक्वेंसी. वॉइस ऑफ चिल्ड्रन और ऑफ हाई पिच एज कम्पेयर टू एल्डर. जो बच्चे की आवाज़ है उसकी पिच क्या होती है, हाई होती है. इसका मतलब आवाज़ क्या होगी, बारीक होगी. और बड़े की आवाज़ क्या होगी, उसके मुकाबले में ग्रेव होगी और क्या होगी, भारी होगी. वॉइस ऑफ मैन आर ऑफ लो पिच एज कम्पेयर टू वुमेन. वॉइस ऑफ बर्ड्स ऑफ हाई पिच देन एनिमल्स. ठीक है, जो बर्ड्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो साउंड क्या होगी, श्रिल होगी. एनिमल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कम होगी, तो क्या होती है, ग्रेव होगी. लेकिन दूसरी बात भी है कि जो एनिमल्स की साउंड होगी वो क्या होगी, फिर भारी होगी. क्या होगी, भारी होगी. सही है. अच्छा जी, उसके बाद लाउडनेस ऑफ द साउंड. अब लाउडनेस ऑफ द साउंड ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे. अब ये अगर एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब है कौन सा साउंड है, हैवी साउंड है. सॉरी, ये ज़रा पेन में सही काम नहीं किया, चलें ऐसे अगर देख लें. ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में दूसरा साउंड किस तरह का है बेटा, इस तरह का है. अब किस में आवाज़ ज़्यादा है, इसमें आवाज़ ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड का फ़र्क आ गया. किसका फ़र्क आ गया, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतनी क्या होगी बेटा, बड़ी होगी, बड़ी होगी. एम्पलीट्यूड से क्या होगा, साउंड क्या होगी, बड़ी होगी. लेकिन अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा, तो साउंड क्या होगी, हल्की होगी. बात समझ लगी, नहीं लगी. लेट्स सी. चलें, नेक्स्ट क्या है, इको. नेक्स्ट है हमारे पास इको. ये एक्टिविटी है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मतलब है कि आपको समझाने वाली हो, या जिसमें से जो आपके पेपर का हिस्सा बन सके. जो चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी. बस इसको एक दफ़ा रीड कर लिया, इसको रीड कर लीजिएगा एक दफ़ा. ठीक है, ये जो एक्टिविटी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना, वो फिर MCQs के अंदर कवर्ड है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया गया है. ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे पता है वो मैं चीज़ें सारी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको मज़ीद दोहराने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वी हैव इको साउंड. क्या है, इको साउंड. या इस पिक्चर को अच्छे से क्लियर देखें. देखिए, मेन जो मेरा मकसद होता है, जब ये जो भी कोई आपको इमेज नज़र आता है उसके ऊपर बात होती है, उसकी वजह क्या होती है कि आपके जहन में अच्छे से चीज़ बैठ जाए. देखिए, सिर्फ जो वर्ड्स होते हैं वो काम नहीं करते, जो तस्वीरें काम कर जाती है, क्योंकि वो फिर आपके जहन में विजुअलाइज हो जाती है कि यार हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था. अब देखें, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है बंदे के.
ये किधर को जा रही है, आगे को जा रही है, यहाँ से लग के देखें क्या हो रहा है, एक वापस आ रही है, लेकिन दोनों में एक फ़र्क डिफरेंस नोट करें। ये जो मध्यम है ये क्या है, धीमी है, देख रहे हैं, उसके मुकाबले में ये क्या है, ब्राइट है। ये जो जा रही है उसकी शिद्दत ज़्यादा है, उसकी शिद्दत क्या है, ज़्यादा है, जब वापस आ रही है उसकी शिद्दत उतनी नहीं है। ठीक है, ये बात, हाँ ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट खाता है, उसके ऊपर बाद में हम बात कर लेंगे। ये जो अभी चीज़ है ये आपको नज़र आ रही है कि साउंड की वेव जब गई है तो उसकी शिद्दत कुछ थी, वापसी भी उसकी शिद्दत कुछ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और ये साउंड का जो रिटर्न हो के वापस आने का अमल है, इसे कहते हैं टकरा के आने का, इसे क्या बोलते हैं, इको, जहाँ पे आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी। अब ये चीज़ नोट करें कि चेंज नहीं हुई आवाज़, जैसे गई है वैसे ही वापस आई है, जैसे आपने जो बोला वही वापस लौट के आएगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन जो इंटेंसिटी है, जो शिद्दत है, उसके अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी। इको, इको इज़ अ साउंड दैट इज स्प्रेड बिकॉज द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक, रिपीटेड बिकॉज द साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बैक। तो ये क्यों रिपीट होती है, क्योंकि साउंड वेव्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, टकरा के वापस आती हैं। साउंड वेव्स कैन बाउंस ऑफ अ स्मूथ हार्ड ऑब्जेक्ट्स इन द सेम वे एज अ रबर बॉल बाउंस ऑफ अ बॉल। तो ये बाउंस होंगी किस चीज़ से, आगे अगर ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, स्मूथ होगा। किस तरह होगा, स्मूथ होगा, मतलब है कि अब स्मूथ किस तरह कह सकते हैं कि रफ सरफेस नहीं होगा, सीधा होगा। और दूसरा क्या होगा, हार्ड ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, हार्ड ऑब्जेक्ट होगा, तो उससे टकरा के क्या आएगी, ये वापस आएगी। लेकिन अगर सॉफ्ट सरफेस हो तो वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं, जज़ब हो जाती हैं, उसके अंदर ही घुस जाती हैं। ठीक है, वापस नहीं आती। इसका मतलब है कि अगर एक जगह पे इको आ रही है और वहाँ पे आप सोफ़े वगैरह रख दें तो क्या होगा, इको क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बात समझ लगी है? अच्छा जी। द इको साउंड्स द सेम एज द ओरिजिनल साउंड। जो इको होती है बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि ओरिजिनल साउंड होती है। इको इज़ हर्ड क्लियरली व्हेन रिफ्लेक्टिंग सर्विस इज एट लीस्ट 17 मीटर्स अवे। ये स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से इसका ख़ास ताल्लुक है, लेकिन क्योंकि वो आपके उसका हिस्सा नहीं है सिलेबस का, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इतना मालूम होना चाहिए कि 17 मीटर का फासला होना चाहिए। अगर कोई हाल है और वहाँ पे आपको इको लेनी है तो वो कम से कम कितना हो, 17 मीटर बड़ा हो और उसमें बीच में चीज़ें ना रखी हों, तो फिर आपको क्लियरली इको देखने को मिलेगी। अच्छा जी, उसके बाद है इकोज कैन बी हर्ड इन स्मॉल स्पेसेस विद हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक वॉल्स। तो इको आप वहाँ पे सुन सकते हैं छोटी जगह के ऊपर जहाँ पे क्या है, हार्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्या है बेटा, वॉल्स हैं। दैट इज़ वाई इको कैन बी हर्ड इन कैनयन, केव और माउंटेन रेंजेस। ये मतलब है कि आप वैलियों में सुन सकते हैं, उसके बाद डेजर्ट में भी आती है। ठीक है, उसके यहाँ पे लिखा हुआ है केव, किसी गार में खड़े हैं, किसी गार में खड़े वहाँ भी आएगी, माउंटेन रेंज वहाँ भी आएगी। उसके बाद है साउंड्स आर नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। साउंड हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं होता। इफ़ दे मीट अ सॉफ्ट सरफेस सच एज कुशन दे विल बी ऑब्जॉर्ब एंड विल नॉट बाउंस बैक। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कुशन से मुराद ये गद्दे वगैरह हैं, कोई सॉफ्ट चीज़ अगर पड़ी हैं तो साउंड उसके अंदर क्या हो जाएगी, ऑब्जॉर्ब हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी और वापस नहीं आएगी। जो लाउडर साउंड है आर कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स, आपके कानों के लिए अच्छे नहीं हैं। डॉल्फिन कैन हियर साउंड्स अंडर वाटर फ्राम अप टू 25 किलोमीटर अवे। अब अगर आपने डॉल्फिन से बात करनी है तो भाई 25 किलोमीटर दूर से डॉल्फिन सुन लेगी, 25 किलोमीटर दूर से डॉल्फिन सुन लेगी। अब ये इसका मतलब ये है कि अब अगर आप यहाँ से तकरीबन, ठीक है चलें, काफ़ी है 25 किलोमीटर, तो हर बंदा अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी डिस्टेंस से वे डॉल्फिन तक आवाज़ पहुँच जाएगी। उसके बाद है साउंड कैन ट्रैवल अबाउट 4 टाइम फास्टर इन वाटर दैन एयर। पानी में जो साउंड की रफ्तार है वो एयर की निस्बत तकरीबन 4 टाइम ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 4 टाइम ज़्यादा है। साउंड आर करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। साउंड को जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है किस चीज़ के ऊपर, लाउडनेस के ऊपर, पिच के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। पिच ही वो चीज़ है जो बताती है कि साउंड श्रिल है या ग्रेव है। हाई पिच श्रिल साउंड, लो पिच ग्रेव साउंड। ठीक है, इफ़ सम एक्सप्लोजन टेक प्लेस ऑन द सन, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि सूरज पे हो तो क्यों नहीं आता आवाज़ नीचे।
साउंड जो है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में ट्रैवल कर सकता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इस एक्सपेरिमेंट में यही दिखाया जा रहा है, 2 कप हैं और बीच में क्या है, एक वो स्ट्रिंग डाल दी गई है। अब बंदा ये बात करता है तो एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग तक बात पहुंच जाती है। टेलीफोन कुछ इसी तरीके से इजाद किया गया था, इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को बुनियाद बना के। थंडर साउंड रीचेज द ग्राउंड आफ्टर लाइटनिंग। जो साउंड होता है वो लाइट के बाद क्यों पहुंचता है, उसकी वजह सीधी सी है, एक की स्पीड ज़्यादा है। आप ऐसे ही समझें, एक बंदा गाड़ी पे जा रहा है और एक बंदा साइकिल पे जा रहा है, तो कौन पहले पहुंचेगा? गाड़ी वाला। तो लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो पहले पहुंच जाती है, साउंड की स्पीड काफ़ी कम है तो वो काफ़ी देर में पहुँचेगी। ठीक है, देर से पहुँचेगी। ठीक है, और इसी की मदद से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं कि बादल कितने दूर हैं, बादल कितने दूर हैं, क्योंकि लाइट तकरीबन फ़ौरन ही आप तक पहुँच जाती है। अब आप नोट करेंगे लाइट किस टाइम पहुंची है, स्टॉप वॉच पे चेक कर लें और उसके बाद देखें कि साउंड कितनी देर में पहुंचा है, साउंड कितनी देर में पहुंचा है। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब अली फ़र्ज़ करें 7 सेकंड लिए, कितने 7 सेकंड लिए, 7 सेकंड। अब आप 7 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ? स्पीड ऑफ साउंड के साथ, स्पीड ऑफ साउंड के साथ, क्योंकि लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि ये तकरीबन फ़ौरन ही आप तक पहुँच जाती है, टाइम लेती नहीं है। तो उसके बाद आप साउंड मेजर करें कि कितनी देर के बाद आपको बादलों की आवाज़ आई है गरजने की, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे कर दें 340 के साथ, 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बादल आपसे कितनी हाइट पे मौजूद हैं। यू गॉट इट? पढ़ते हैं इसको। लाइट एंड थंडर कैन टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो लाइटनिंग और जो आपको बादलों की गरज है वो दोनों एक ही टाइम पे बेसिकली जनरेट होते हैं। किस वजह से? ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। थंडर इज द साउंड वेव। थंडर एक ऐसी साउंड वेव है वेयर लाइटनिंग इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। थंडर में जो लाइटनिंग होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। इट इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन द साउंड, हेंस यू सी लाइटनिंग immediately बट इट टेक्स द साउंड ऑफ अ थंडर अ फ्यू सेकेंड्स टू रीच यू। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर शायद मैं कुछ आपको बता भी चुका हूँ। चलें शुरू करते हैं। एम्पलीट्यूड टेल्स अस हाउ मच एनर्जी इज़ देयर। एम्पलीट्यूड क्या बताता है बेटा? एनर्जी कितनी है। मैंने आपको बताया था एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो साउंड की उतने ही भारी आवाज़ बड़ी होती है, साउंड उतना ही ज़्यादा होता है, लाउड होता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है। क्या होती है? एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड वीक होगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी क्या है? कम है। तो क्या है जी? A high amplitude wave is a high energy wave and a low amplitude wave is a low energy wave. In case of sound waves, a high amplitude sound will be loud and a low amplitude sound will be quiet. In case of light waves, a high amplitude beam of light will be bright and a low amplitude beam of light will be dim. तो ये भी ज़रा अब लाइट के भी रिलेटेड है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो लाइट क्या होगी बेटा? ब्राइट होगी, और अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो लाइट क्या होगी? डिम होगी। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड इज नॉट द ओनली फैक्टर दैट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ अ वेव। लेकिन एम्पलीट्यूड एक अकेला फैक्टर नहीं है, एम्पलीट्यूड एक अकेला फैक्टर नहीं है, उसके साथ फ्रीक्वेंसी भी शामिल है। द अदर फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी। दूसरे साथ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, नो दैट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी वेव। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी बिल्कुल कम है, फ्रीक्वेंसी उसकी बिल्कुल कम है, तो अब ये फिर हाई एनर्जी वेव में नहीं काउंट होगी। दोनों चीज़ें ही काउंट होती हैं, नंबर एक एम्पलीट्यूड और दूसरी चीज़ क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो इससे क्या चीज़ का पता चलता है? वेव्स की, कौन सी चीज़ का? वेव्स की एनर्जी का। शाबाश, ठीक है। The amplitude and frequency are two factors that affect the energy transferred by a wave. Next है electromagnetic wave. अब ये मुख्तलिफ बेटा वेव्स हैं, इसमें electromagnetic waves are the waves that are created as the result of vibrations between an electric field and a magnetic field. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है और मुश्किल MCQs है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये क्या चीज़ हैं? ये वो वाइब्रेशंस हैं, ये वो वाइब्रेशंस हैं जो बनती हैं किसके बीच में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो यहीं से नाम निकला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, मैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जनाब लिखा है जब वाइब्रेशंस होती हैं किसके बीच में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके नतीजे में जो वेव्स जनरेट होती हैं दैट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अ लाइट विच इज़ विजिबल टू आवर लाइफ इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो लाइट जो हमारी आंखों को नज़र आती है, वो लाइट जो हमारी आंखों को नज़र आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में से ही है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ही शामिल है, उसी का एक पार्ट है, उसे कहते हैं विजिबल लाइट। लेकिन हमारी आंख हर लाइट को नहीं देख सकती, याद रखिएगा, हमारी लाइट हर आंख को नहीं देख सकती। अब जैसे आपको लाइट वाइट नज़र आती है बट इट इज़ नॉट वाइट, इट इज़ नॉट वाइट। जब आप इसको किसी ख़ास चीज़ में से गुजारते हैं तो फिर ये अपने रंगों के अंदर तकसीम हो जाती है, जैसे प्रिज्म है, ठीक है। आप जो कौसे कदा जिसे कहते हैं, उसको जब आसमान के ऊपर देखते हैं बारिश के बाद, जब पानी के कतरों में से लाइट गुजरती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है मुख्तलिफ रंगों के अंदर, और फिर आसमान में आपको उसके सारे कलर नज़र आते हैं, जिसको कि रेनबो कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, रेनबो। प्रिज्म भी होता है, वो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, उसमें से भी लाइट गुजरती है तो अपने कलर्स के अंदर तकसीम हो जाती है, फिर आपको वो कलर्स क्लियरली नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, देखते हैं सबसे पहले बेटा क्या है। अब यहाँ पे देखें, ये कुछ चीज़ नज़र आ रही है, वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे क्या बेटा, वेवलेंथ कम हो रही है, क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एंड पे बिल्कुल कम हो गई है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन एम्पलीट्यूड सेम है। नज़र आ रहा है, एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा बेटा, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है ये चीज़, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, रेडियो वेव्स हैं सबसे लंबी लेंथ की, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा। ये जो हैं यहाँ से यूवी, एक्सरे और गामा, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं, काम की भी हैं, इस्तेमाल में भी लाई जाती हैं, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए इंतहाई डेंजरस हैं, क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी वेव्स हैं। ये जो बेटा एक्सरे के अंदर यूज़ होती हैं, उसके बाद एक्सरे में यूज़ होती हैं, सीटी स्कैन में यूज़ होती हैं, उसके बाद एमआरआई के अंदर यूज़ होती हैं, ठीक है। ये जो लेज़र की थेरेपी होती है उसके अंदर यूज़ होती हैं, जिसमें कि वो हॉस्पिटल वगैरह में अक्सर मतलब है कि इनके यूजेजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है, कैंसर के सेल्स को डेड करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। लेकिन इसका एक दूसरा है, इसकी वजह से कैंसर होता भी है, इसकी वजह से कैंसर होता भी है, तो खामखा एक्सरे वगैरह इसलिए नहीं कराने चाहिए। इसलिए वहाँ पे बड़ा बड़ा वो येलो कलर का क्रॉस सा लगा होता है कि यहाँ पे क्या है, यूवी रेज़ हैं। कौन सी यूवी रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, तो यहाँ पे खामखा दाखिल ना हो, कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ क्लियर हो जाएगी। सबसे बड़ी वेव्स कौन सी हैं, रेडियो, रेडियो के बाद क्या है, नेक्स्ट 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 गामा, ठीक होगी बात। अब यहाँ पे देखें, इनकी वेव लेंथ भी लिखी हुई है, क्या है, वेव लेंथ लिखी हुई है। अब वेव लेंथ मीटर में होती है, किस में होती है बेटा, मीटर में होती है। अब जो रेडियो वेव्स हैं, इनकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, ये रेडियो वेव्स हैं, ठीक है। 1 मीटर से लेके 100 मीटर तक जो लेंथ है वो किसकी है, रेडियो वेव की है, ठीक है। ये खैर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेंथ के हवाले से आपको इसके बारे में जानना, ठीक है। ये मैंने नहीं देखा कभी पेपर में इस चीज़ का हिस्सा हो, लेकिन ये एटलीस्ट आपको रेडियो वेव्स का पता हो कितनी हो सकती हैं, 1 से लेके 100 मीटर तक, 1 से लेके 100 मीटर तक। और फिर जो है आपके पास क्या है, सबसे छोटी क्या है, गामा रेज हैं, क्या है, गामा रेज हैं। अब ये देखें कितनी छोटी हैं, 10 की पावर -13, 10 की पावर -13। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अब मतलब है कि 13 पॉइंट्स उधर को मूव करते हैं, ठीक है, डेसिमल में, तो कितनी छोटी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा, पता नहीं 13 बार ही आएगा, ठीक है। इसको साइड पे करेंगे तो 13 पॉइंट इधर मूव करेंगे, क्योंकि 10 की पावर -13 है, ठीक है। तो अब आप खुद ही आइडिया कर सकते हैं कि ये कितनी इस्तेमाल हो सकती हैं। नेक्स्ट है, यूवी, एक्सरे एंड गामा रेज आर डेंजरस एज दे हैव अ स्मॉल वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी।
इनकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, स्मॉल होती है, और एनर्जी क्या है, हाई है। ये डैमेज है, दे कैन डैमेज ह्यूमन बॉडी सेल्स कॉजिंग कैंसर। वही बात है जो मैंने आपको बता दी। इसकी क्या है, वेवलेंथ क्या है, बिल्कुल कम है, वेवलेंथ क्या है, बिल्कुल कम है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। और तो ये क्या कर सकती है, कैंसर, हाई एनर्जी है, इनके अंदर क्या होती है, हाई एनर्जी वेव्स हैं, और ये क्या कर सकती है, कैंसर क्रिएट कर सकती हैं। आगे चलें। अब ये द ह्यूमन आई कैन डिटेक्ट ओनली अ रेंज ऑफ वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिटवीन 400 to 700 nm। कितना है जी, 400 से लेके 700 nm तक इंसान की जो आँख है वो लाइट को ऑब्जॉर्व कर सकती है। ये जनाब अली इसको कहते हैं विजिबल लाइट। तो विजिबल लाइट की रेंज क्या होती है, अगर ये सवाल आ जाए तो अब आप कर सकते हैं 400 to 700 nm। लाइट वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर वेव्स बिकॉज दे कैन ट्रेवल इन द वैक्यूम। लाइट वेव इज कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब देखें लाइट वेव दूसरी वेव से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज इट कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, क्योंकि ये वैक्यूम से गुजर सकती है, इस लिहाज से ये दूसरों से क्या है, डिफरेंट है। दूसरा, जो लाइट की वेव्स हैं इनको कैटेगराइज किस हिसाब से किया जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से या वेव लेंथ के हिसाब से इनको कैटेगराइज किया जाता है। यहाँ पर ऊपर देखिए बेटा, ये सारा कैसे कैटेगराइज किया गया है, वेव लेंथ के हिसाब से तो किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या है, यही है ना, वेव लेंथ के हिसाब से कैटेगराइज किया गया या नहीं किया गया, ठीक है। और साथ में क्या है, फ्रीक्वेंसी भी आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, अब यहाँ ऊपर आपको कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती हैं कि जो देखें, जो रेड लाइट है वो कि कौन सा कलर होगा, येलो का कौन सा कलर होगा, तो मुख्तलिफ कलर आपको दिखाए गए हैं, लेकिन ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेबल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम द सन एंटर्स अ ग्लास फ्रेम्स। एक ग्लास फ्रेम को आप रखें और लाइट उसमें से गुजारें, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर। इसके कितने कलर बन जाते हैं, 7। कौन से जी, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। इन कलर्स के बारे में बिल्कुल बहुत तफसील के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, सारा कुछ ही। लेकिन यह है अभी हम इसके ऊपर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ यह है कि इनके नाम देख रहे हैं कि कौन कौन से कलर हैं। क्या जी, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। अब देखें जो कलर आपको यूजुअली नज़र आते हैं उनमें से कौन सा कलर नहीं है इसमें, पिंक नहीं है, पिंक इसके अंदर नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, पर्पल का यहाँ पे नाम शामिल नहीं है, उसकी जगह पे क्या है बेटा, इंडिगो है और क्या है, वायलेट है। याद रखिएगा कौन से, रेड, देखें RGB तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ठीक है। सिर्फ उसमें देखिए जो स्टैंडर्ड कलर हैं कौन से हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। अब इसी के साथ के मिलते जुलते कौन से हैं, येलो और ऑरेंज, और फिर 2 रेड वाले साइड पे आ जाए तो कौन से हैं, इंडिगो और वायलेट। क्लियर हो गए, आगे चलें। अच्छा जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ इंक्लूड अल्ट्रावायलेट लाइट, एक्सरेज एंड गामा रेज, ठीक है। यूवी लाइट रेज, ये यूवी ये सारी हैं तो लाइट की, ठीक है। यूवी हो गई, एक्सरे और गैमा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद लो फ्रीक्वेंसी और लॉन्गर वेवलेंथ इंक्लूड इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कौन सी जो बड़ी वेवलेंथ की हैं वो कौन सी हैं, रेडियो वेव हैं, माइक्रोवेव हैं, और कौन सी हैं, इंफ्रारेड है। सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन बिलो। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारा पेपर का हिस्सा है, ये ख्याल रखिएगा। रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती है बेटा। माइक्रोवेव आपको सबको पता है कुकिंग के लिए, किसके लिए, कुकिंग के लिए। इंफ्रारेड वेव रिमोट के लिए, हाँ। माइक्रोवेव वो नाम ही उसी के नाम से है, माइक्रोवेव किसके नाम से है, ओवन में होती है उसी के नाम से है। रेडियो वेव क्या है, कम्युनिकेशन के लिए, नाम इससे ज़ाहिर है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन के लिए, माइक्रोवेव ओवन में, इंफ्रारेड आप सबको पता है रिमोट के अंदर, किसके अंदर, रिमोट के अंदर। शॉर्ट रेंज है, क्या है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन है। उसके बाद है विजिबल, इल्यूमिनेट थिंग्स एज वी कैन सी देम। तो विजिबिलिटी इसी से है, ये चीज़ों को रोशन कर देती है ताकि हम उनको देख सकें। यूवी लाइट, अब ये जरासीम को मारने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यूवी लाइट किसके लिए, स्टीरिलाइजेशन के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ होती है। एक्सरेज,
टू सी थ्रू सॉफ्ट टिश्यूज एंड लुक एट द स्केलेटन, ढांचे को देखने के लिए और सॉफ्ट टिश्यू में से पिक्चर्स को देखने के लिए। उसके बाद गैमा रेज यूज टू किल कैंसर सेल्स ड्यूरिंग गैमा रेज रेडियोथेरेपी। गैमा रेज किसके लिए यूज़ होती हैं बेटा? रेडियोथेरेपी के लिए यूज़ होती हैं, कैंसर सेल को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आराम से ये तकरीबन याद हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, आगे देखते हैं हम, हमारे पास क्या है जी, की पॉइंट्स है, ये सारे हम एक दफ़ा देख चुके हैं। अच्छा जी, साउंड वेव्स आर नॉट, साउंड वेव क्या नहीं है? अच्छा जी, देखें, पेन को छोड़ दें, चलें आप लोग इसको अपने एंड पे कर लें, ठीक है, फिर मुझे दिखा दें कि क्या हालात हैं इसके। उम्मीद तो है कि सारे बिल्कुल ही क्या होंगे, क्लियर होंगे इंशाल्लाह। हमने ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस किया है बड़े ही अच्छे तरीके के साथ, और उसके बाद ये जितनी चीज़ें इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं वो सारे क्या हैं, फिर आपके जो पेपर हैं उसके अंदर क्या है उनको बड़े अच्छे से कवर किया गया है। MCQs वगैरह सारे आप मतलब जब प्रिपेयर करेंगे उसमें से जाएंगे इंशाल्लाह। इन चीज़ों में से वो चीज़ें भी डिस्कस हो जाएंगी जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, और जो एक्टिविटी के पॉइंट्स थे, जो क्या थे, एक्टिविटी के पॉइंट्स थे, उनको भी उसके अंदर शामिल किया गया है। उनके साथ के भी मिलते जुलते सवाल उसके अंदर शामिल हैं, ताकि कंसेप्ट जो है अच्छे से चेक किया जा सके कि क्या आपका क्लियर है कि नहीं है। दैट वाज इट जेंटलमैन, चैप्टर नंबर 9 रिलेटेड टू द वेव्स। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।